Hello and welcome students. This is Narendra Tiwari from Government High School Rasoolpur Badle Kaushambi. Today I am going to start a new chapter from our prose section. The title of the chapter is From the Diary of Anne Frank. This chapter is an excerpt from a diary written by Anne Frank herself. एन फ्रैंक जब 13 वर्ष की थीं तब इनके पिता ने इनके जन्मदिन पर इनको एक डायरी गिफ्ट की। इस डायरी का नाम एन फ्रैंक ने किटी रखा। जैसे बहुत से लोग जानवरों को पालते हैं और उन जानवरों का नाम रखते हैं, वैसे ही एन फ्रैंक ने अपनी डायरी का नाम किटी रखा और यह डायरी उनकी बेस्ट फ्रेंड थी। इस डायरी में इन्होंने अपने बचपन, अपने परिवार और बहुत सी ऐसी बातें जिनको वह कभी किसी और से नहीं कह सकी, उनको इसने लिखा। यह लेसन फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक उनकी डायरी, जो डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से 1947 में पब्लिश होती है, उसी का कुछ अंश है। इस लेसन को शुरू करने से पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं, इस लेसन को समझते हैं। एनालीज मैरी एन फ्रैंक within brackets 12th June 1929 to February or March 1945 was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. Anneliese Mary Anne Frank, इनका जन्म 12 जून 1929 को हुआ था और इनकी मृत्यु की तारीख निश्चित नहीं है। ये शायद फरवरी या मार्च में 1945 में इनकी मृत्यु हो गई। ये टोटल लगभग 15 वर्षों तक जीवित रहीं। एनालीज मैरी एन फ्रैंक वॉज अ जर्मन बॉर्न ज्यूइश गर्ल। एनालीज मैरी एन फ्रैंक जर्मनी में पैदा हुई एक यहूदी लड़की थी। Who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. Occupation means होता है किसी एक देश की सेना के द्वारा किसी दूसरे देश पर कब्जा कर लिया जाना। यहाँ पर जर्मनी की सेना ने नीदरलैंड्स नाम के देश के ऊपर कब्जा कर लिया था। तो बताया गया कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की सेना ने नीदरलैंड्स के ऊपर अधिकार कर लिया, तब वह अपने परिवार और अपने 4 दोस्तों के साथ जब छिप के रह रही थी, तब उन्होंने यह डायरी लिखा। हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टरडैम आफ्टर द नाजीज गेन्ड पावर इन जर्मनी। जब जर्मनी में नाजियों का दल सत्ता में आया, तब इनके परिवार को एम्स्टरडैम की ओर जाना पड़ा। बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स। लेकिन जब नाजी लोगों का कब्ज़ा नीदरलैंड्स तक हो गया, तब वे लोग वहाँ पर फंस गए। एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द ज्यूइश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, जैसे जैसे ज्यूइश लोगों की आबादी पर उत्पीड़न बढ़ने लगा। परसिक्यूशंस मीन्स उत्पीड़न, शारीरिक हो, मानसिक हो, किसी भी तरीके का उत्पीड़न। जब नाजियों के द्वारा यहूदी लोगों को मारा पीटा जाने लगा, द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स इन हर फादर ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। पूरा परिवार इनके पिता ओटो फ्रैंक के कार्यालय की इमारत के गुप्त कमरों में जुलाई 1942 में छिपने के लिए चला गया। After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system, where Anne died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margot Frank. Betrayed means होता है धोखा दिया जाना, पकड़वा दिया जाना। ट्रांसपोर्टेड मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया जाना। कॉन्सेंट्रेशन कैंप सिस्टम, हिटलर के टाइम पे यहूदियों को कैद करने के लिए एक जेल बनी थी, जिसको
कॉन्सेंट्रेशन कैंप सिस्टम या नज़रबंदी शिविर व्यवस्था कही गई। यहाँ पर यहूदियों को ले जाके बंद कर दिया जाता और उनको बड़ी बुरी स्थिति में रखा जाता जब तक कि उनकी मृत्यु ना हो जाए। तो 2 वर्षों तक छिपने के बाद द ग्रुप वॉज बिट्रेड, समूह को पकड़वा दिया गया, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप सिस्टम, और उनको नज़रबंदी शिविर, जो कि एक जेल थी, नज़रबंदी शिविर व्यवस्था में यानी जेल में पहुंचा दिया गया। वेयर एन डाइड ऑफ टाइफस इन बर्गन बेल्सन। बर्गन बेल्सन जगह का नाम है जहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप लगा हुआ था, जहाँ पर ये जेल थी। वेयर एन डाइड ऑफ टाइफस इन बर्गन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गॉट फ्रैंक, जहाँ पर एन की बहन मार्गट फ्रैंक के मृत्यु के कुछ ही दिनों के भीतर एन की मृत्यु भी टाइफस से हो गई। हर फादर ओटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, returned to Amsterdam after the war ended to find that her diary had been saved. Survivor means जिसकी जान बच गई हो। हर फादर ओटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, उस समूह के एकमात्र बचे हुए सदस्य, जिंदा सदस्य, उसके पिता ओटो रिटर्न टू एम्स्टरडैम आफ्टर द वॉर एंडेड, युद्ध समाप्त होने के बाद एम्स्टरडैम लौट आए, टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, और पाया कि उसकी डायरी बचा ली गई थी। कन्विंस्ड दैट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड, यूनिक मीन्स अद्वितीय, अनूठा, कन्विंस्ड दैट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड, इस बात से आश्वस्त होकर कि वह एक अद्वितीय रिकॉर्ड था। He took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. उन्होंने इसे अंग्रेज़ी भाषा में द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से प्रकाशित करवाया। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे। यह डायरी एन फ्रैंक को उसके 13वें जन्मदिन पर दी गई थी, एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12th जून 1942 until its फाइनल एंट्री ऑफ 1st अगस्त 1944। क्रॉनिकल मतलब होता है लिखा जाना, लिपिबद्ध करना। और इस डायरी में उसके जीवन की घटनाओं को 12 जून 1942 से लेकर इसके अंतिम प्रविष्टि 1 अगस्त 1944 तक की घटनाओं को लिखा गया है। It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books. Eventually means अंत में। एन फ्रैंक ने ये डायरी ओरिजिनली डच लैंग्वेज में लिखी थी, लेकिन बाद में इसका कई और भाषाओं में भी ट्रांसलेशन हुआ, तो वही बताया जा रहा है। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मेनी लैंग्वेजेस एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स। अंत में इसका वास्तविक डच भाषा से कई भाषाओं में अनुवाद किया गया और यह संसार की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली किताब बन गई। There have also been several films, television and theatrical productions and even an opera based on the diary. डायरी पर आधारित कुछ फिल्में, टेलीविज़न सीरियल, नाटकीय निर्माण और यहाँ तक कि एक ओपरा का भी निर्माण हो चुका है। Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. एक परिपक्व और कुशाग्र मस्तिष्क, मैच्योर मीन्स परिपक्व,
Insightful means कुशाग्र, तेज तर्रार. Intimate means बारीकी से. Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. एक परिपक्व और कुशाग्र मस्तिष्क की कृति के रूप में. वर्क मीन्स कृति. एक परिपक्व और कुशाग्र मस्तिष्क की कृति के रूप में वर्णित यह डायरी नाजियों के कब्जे में दैनिक जीवन का बारीकी से निरीक्षण उपलब्ध कराती है. एन फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ ऑल द होलोकास्ट विक्टिम्स. रिनाउंड मीन्स प्रख्यात, प्रसिद्ध. होलोकास्ट मीन्स होता है सर्वनाश, प्रलय. और होलोकास्ट का यूज़ नाजियों द्वारा यहूदियों के ऊपर जो अत्याचार किया गया, उनका नाश किया गया, उसके लिए भी आता है. तो यहाँ पर सेंस है यहूदियों के नाश से. एन फ्रैंक यहूदियों के नाश की सबसे अधिक जानी मानी और चर्चित पीड़ित बन चुकी हैं. विक्टिम मतलब होता है पीड़ित या शिकार. Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. Anne Frank यहूदियों के नाश की सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा चर्चित पीड़ित बन चुकी हैं. इस तरह से ये इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन हुआ. अब हम लोग एन फ्रैंक ने जो बातें लिखी हैं अपनी डायरी में और जो हमारे चैप्टर का हिस्सा है उसको स्टार्ट करते हैं. राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी. स्ट्रेंज मीन्स विचित्र, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव. राइटिंग इन अ डायरी, एक डायरी में लिखना, इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, एक विचित्र अनुभव है. फॉर समवन लाइक मी, मुझ जैसे व्यक्ति के लिए. मुझ जैसे व्यक्ति के लिए डायरी लिखना वास्तव में एक विचित्र अनुभव है. नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, न केवल इसलिए कि मैंने पहले कभी कुछ नहीं लिखा है, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नीदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल. लेटर मीन्स बाद में, इंटरेस्टेड मीन्स रुचि लेना. म्यूजिंग्स, म्यूजिंग्स मीन्स विचार. म्यूजिंग मीन्स विचार, इसका प्लूरल हो गया म्यूजिंग्स, विचारों. बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नीदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल. बल्कि इसलिए भी क्योंकि मुझे लगता है, मुझे महसूस होता है कि मैं न तो स्वयं और न ही कोई और, न तो मैं स्वयं और ना ही कोई और व्यक्ति 13 वर्ष की स्कूल जाने वाली लड़की के विचारों में रुचि रखेगा. ओह वेल, ठीक है. इट डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आई फील लाइक राइटिंग, मैं लिखना चाहती हूँ. And I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. Off my chest का मतलब मेरे हृदय के अंदर जितनी भी बातें उनको बाहर निकालना. मैं लिखना चाहती हूँ तथा मुझे इससे भी अधिक आवश्यकता अपने हृदय से सभी चीज़ें बाहर निकालने की हैं. सेंस ये है कि ये जो कुछ भी अनुभव करती है यहाँ छिपे हुए रहकर, वो सब कुछ अपने मन से बाहर निकालना चाहती है. पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल. पेशेंस मीन्स सहनशीलता. कागज़ में लोगों की तुलना में अधिक सहनशीलता होती है. आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वॉज सिटिंग एट होम with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. Saying means कहावत. Depressed means निराशा.
चिन मीन्स ठोड़ी, लिस्टलेस मीन्स सुस्त, वॉन्डरिंग विचार करते हुए। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग, मैंने इस कहावत पर विचार किया, ऑन वन ऑफ दोज डेज, उन दिनों में से एक दिन, व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, जब मैं थोड़ा निराशा का अनुभव कर रही थी, एंड वॉज सिटिंग एट होम, और घर में बैठी हुई थी, विथ माई चिन इन माई हैंड्स, अपनी ठोड़ी को अपने हाथों में लेकर, बोर्ड उदास, एंड लिस्टलेस सुस्त, उदास और सुस्त होकर, वॉन्डरिंग यह विचार करते हुए, वेदर टू स्टे इन और गो आउट, कि क्या मुझे घर में रुकना चाहिए या बाहर जाना चाहिए। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. मैंने इस कहावत के बारे में उन दिनों सोचा जब मैं थोड़ी उदासी अनुभव कर रही थी और अपने हाथों में अपनी ठोड़ी को पकड़े घर बैठी हुई थी, उदास और सुस्त, तथा यह सोचती हुई कि क्या मुझे घर में रहना चाहिए या बाहर जाना चाहिए। आई फाइनली स्टेड, स्टे मतलब होता है रुक जाना, ब्रूडिंग मीन्स विचार करना। अंत में मैं जहाँ थी वहीं पर सोचते हुए बैठी रही। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, अंत में जहाँ थी वहीं पर सोचते हुए बैठी रही। यस, हाँ, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, कागज़ में ज़्यादा सहनशीलता होती तो है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक, ग्रैंडली referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. Stiff bagged means सख्त जिल्द वाली, मजबूत कवर वाली कॉपी। ग्रैंडली मीन्स शान से। And since I am not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend. और चूंकि इस मजबूत जिल्द वाली कॉपी, जिसे शान से डायरी कहा जाता है, इसे मैं किसी दूसरे व्यक्ति को पढ़ने देने की योजना नहीं बना रही हूँ, जब तक कि मुझे कोई दूसरा सच्चा मित्र न मिल जाए। It probably won't make a bit of difference. इससे शायद कोई अंतर नहीं पड़ेगा। Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have friend. Prompted means प्रेरित करना। Now I am back to the point. अब मैं उस बात पर वापस आती हूँ, दैट प्रॉम्प्टेड मी, जिसने मुझे प्रेरित किया, टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, पहले स्थान पर डायरी रखने के लिए। अब मैं उस बात पर वापस आती हूँ जिसने मुझे पहले स्थान पर डायरी रखने के लिए प्रेरित किया। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरे पास कोई मित्र नहीं है। मीन्स एन फ्रैंक का कोई फ्रेंड नहीं होता, कोई इसका क्लोज फ्रेंड नहीं होता, और इसी कमी को दूर करने के लिए एन फ्रैंक ने अपनी डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मैं इस बात को और स्पष्ट कर दूं। सिंस नो वन विल बिलीव, चूंकि कोई भी विश्वास नहीं करेगा, दैट अ 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कि एक 13 वर्ष की लड़की इस संसार में बिल्कुल अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं भी नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड 16-year-old सिस्टर, मेरे पास प्यार करने वाले माता पिता हैं और एक 16 वर्ष की बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 people आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और लगभग 30 लोग हैं जिनको मैं मित्र कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरे पास परिवार है। लविंग आंट्स, प्यार करने वाली चाचियाँ हैं। एंड अ गुड होम, और एक अच्छा घर है। नो, ऑन द सरफेस
आई सीम टू हैव एवरीथिंग। नहीं, ऊपरी तौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, सिवाय मेरे एक सच्चे दोस्त के। एन फ्रैंक कहती हैं कि मेरे पास पूरा परिवार है, मेरे पास माँ बाप हैं, एक बड़ी बहन है, इसके अलावा 30 लोग ऐसे हैं जिनको मैं मित्र कह सकती हूँ। इसके अतिरिक्त और भी लोग हैं जिनमें मेरी चाचियाँ हैं, लेकिन इस संसार में मेरा कोई भी सच्चा मित्र नहीं है। All I think about when I am with friends is having a good time. जब कभी भी मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ, मैं सिर्फ एक बात सोच पाती हूँ, खूब मज़ा करना, खूब अच्छा समय व्यतीत करना। जब मैं अपने मित्रों के साथ होती हूँ तो मैं केवल मौज मस्ती करने के बारे में सोचती हूँ। I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. Ordinary means साधारण, everyday thing मतलब रोज़मर्रा की बातें। मैं साधारण रोज़मर्रा की बातों के अतिरिक्त किसी और बात के बारे में नहीं सोच सकती। We don't seem to be able to get any closer. हम और नज़दीक आते प्रतीत नहीं होते। एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम, और यही समस्या है। मे बी इट इज़ माई फॉल्ट, हो सकता है कि यह मेरा दोष है। दैट कि वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। कन्फाइड मीन्स भेद बताना, रहस्य बताना या गुप्त बात बताना। मे बी इट इज़ माई फॉल्ट, हो सकता है कि यह मेरी गलती है। दैट कि वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, हम एक दूसरे को अपनी गोपनीय बातें नहीं बता सकते। एन फ्रैंक कहती हैं कि मेरा लंबा परिवार है, ढेर सारे लोग हैं, लेकिन मैं किसी के साथ भी अपनी गुप्त बातें, गोपनीय बातें नहीं शेयर कर सकती। जैसे हम लोगों के फ्रेंड्स होते हैं तो कभी कभी ऐसी बातें होती हैं जो हम अपने घर परिवार के सदस्यों से नहीं कह पाते, लेकिन अपने दोस्तों से कह लेते हैं। एन फ्रैंक के पास ऐसा कोई दोस्त नहीं है जिससे वो अपने मन की बातों को कह सके, इसीलिए उन्होंने डायरी को लिखना शुरू किया। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, इसीलिए मैंने डायरी लिखना प्रारंभ किया। टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I am going to call this friend Kitty. Enhance means बढ़ाना, long awaited means लंबा इंतज़ार करना, imagination means कल्पना, jot down means संक्षेप में लिखना, थोड़े में ही लिख के बता देना, facts तथ्य। टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, मेरी कल्पना में इस लंबे समय से इंतज़ार किए हुए मित्र की छवि को बढ़ाने के लिए आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन द डायरी, मैं इस डायरी में तथ्यों को संक्षेप में नहीं लिखना चाहती। द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जैसा कि अधिकतर लोग करते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये डायरी मेरी मित्र बने। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं अपने इस मित्र को किटी बुलाऊंगी। इन्होंने अपनी डायरी का नाम किटी रखा। तो एन फ्रैंक कहती हैं कि मैंने अपने मित्र का बहुत लंबा इंतज़ार किया, मैंने अपने सच्चे मित्र के लिए बहुत लंबा इंतज़ार किया, और मेरी सच्ची मित्र इस समय कौन है? डायरी। वो चाहती हैं कि डायरी इनकी बेस्ट फ्रेंड बने, और इन्होंने अपनी डायरी का नाम, जैसे हम सभी लोगों के फ्रेंड्स का कुछ ना कुछ नाम होता है, वैसे ही इन्होंने इस डायरी का नाम किट्टी रखा। सिंस no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I had better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so.
एन फ्रैंक कहती हैं कि उनकी सबसे पक्की मित्र, सच्ची मित्र इनकी डायरी है और उस डायरी का नाम इन्होंने रखा है किटी। तो एन फ्रैंक कहती हैं, यदि मैं जल्दी में लिखना शुरू करूं, तो कोई भी व्यक्ति किटी को सुनाई गई कहानियों का एक भी शब्द समझ नहीं पाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि मैं अपने जीवन का एक संक्षिप्त चित्रण प्रदान करूं, भले ही मुझे ये करना कितना नापसंद हो। Since no one would understand a word of my stories to Kitty, चूंकि किटी को सुनाई गई कहानियों का एक भी शब्द कोई नहीं समझ पाएगा, इफ आई वर टू प्लंज राइट इन, यदि मैं जल्दी में लिखना प्रारंभ करूं, आई हैड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, बेहतर होगा कि मैं अपने जीवन का एक संक्षिप्त चित्रण प्रदान करूं। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, भले ही मुझे ये करना कितना भी नापसंद हो। मीन्स एन फ्रैंक को अपने बारे में बातें करना बहुत पसंद नहीं है, फिर भी अपने रीडर्स के लिए कि उनको जो भी कहानियाँ इन्होंने किटी को सुनाया है, यहाँ सुनाने का सेंस ये है कि डायरी में लिखा है। किटी को ये अपनी फ्रेंड समझती हैं और फ्रेंड्स को लोग अपनी बातें बताते हैं, सुनाते हैं। तो एन फ्रैंक इमेजिन करती हैं कि किटी मेरी फ्रेंड है और मैंने जितनी भी बातें इस पे लिखी हैं ये मेरे द्वारा किटी को सुनाई गई हैं।